हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो सेकंड यूनिट है आपके सिलेबस में वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की क्या स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो हमने आज टॉपिक उठाना है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल का एक एटम का मॉडल जो हमें प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये हमने आज स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये मॉडल क्यों बनाना पड़ा। तो एक मॉडल आपने पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की एक लिमिटेशन थी कि उसमें जो एटम था वो स्टेबल नहीं था, उसका एटम स्टेबल नहीं था। क्या होता था, अगर ये रदरफोर्ड का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो उसमें से एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उस थ्योरी ने बोला था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वो एक्सेलरेट करेगा तो उससे एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी। तो हो क्या रहा था, तो जब हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। अगर एनर्जी जो है बाहर निकलेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक जगह पर आ गए तो जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड का एटम था वो स्टेबल नहीं था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर नेक्स्ट हमारे पास आया बोहर्स मॉडल। तो बोहर मॉडल क्या है? बोहर मॉडल में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वर्ड हम यूज़ करेंगे, क्वांटाइज्ड। क्या वर्ड है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। कोई चीज़ अगर फिक्स्ड हो तो हम उसे बोलते हैं वो चीज़ क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है। तो बोहर मॉडल क्या था? तो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट बोहर ने हमें प्रोवाइड किया था वो क्या था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो जो अपना रदरफोर्ड ने जो फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था वो सेम था। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया। सेकंड पॉस्टुलेट था जो बोहर ने हमें प्रोवाइड किया, वो क्या है कि किसी भी एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स ऐसे हम उसे शो कर सकते हैं। तो देयर आर n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो इसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, सेकेंड को लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, थर्ड को लिखेंगे n इज इक्वल टू 3, ऐसे ही 4 एंड 5। या हम इसको नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, K L M N O। ठीक है, तो इसमें नई चीज़ क्या थी कि बोहर ने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ वो क्या बोल रहा है। सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जैसे तो बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स हैं आगे से आगे। इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। या इनका एक और भी नाम है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। क्लियर?
और इन एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जितने भी यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे घूमते होंगे। क्लियर होगी चीज़? फर्स्ट पॉस्टुलेट था सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे जो हैं एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स जो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। और इन ऑर्बिट्स में ही जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ वहाँ पे घूमते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एनर्जी जो है वो कम या बढ़ नहीं सकती, चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक। इस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बोहर ने हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया था। वो फॉर्मूला क्या है, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। तो पाई कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे। फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। जिस भी ऑर्बिट की हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है उसके रिगार्डिंग हम n की वैल्यू ऐड कर देंगे। और h यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे जो हमने ऐड करना है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? अगर इन सभी जो पर्टिकुलर्स हैं इन सभी की हम जो वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू जो एनर्जी है किसकी, nth ऑर्बिट की, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स क्या है, किलो जाउल पर मोल। ठीक है। तो ये उसने फॉर्मूला प्रोवाइड किया कि हम कैसे उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे पास हमने सपोज करिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है, तो हम n कितना पुट करेंगे, 1। तो इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की n इज इक्वल टू 1 -1312 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज -1312। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्बिट की हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, -1312 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज, इसका आंसर जो है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, -328 किलो जाउल पर मोल। यहाँ पे भी यूनिट्स आपने लिखने हैं, किलो जाउल पर मोल। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो एक और उसने इस फॉर्मूला की हमें जो है मॉडिफिकेशन प्रोवाइड की थी। वो क्या है, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का क्या मतलब है, ऐसे पार्टिकल्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो सभी के सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। जैसे हीलियम 1+, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2+, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए थोड़ी सी उसने मॉडिफिकेशन दी। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है तो हम उसकी एनर्जी, उस एटम के ऑर्बिट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4। तो एक सिंपल सी एक चीज़ उसने ऐड ऑन की यहाँ पे, z स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर? तो बाकी सभी चीज़ों की हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी थी, m की वैल्यू पुट कर दी, e की वैल्यू पुट कर दी और प्लैंक्स कांस्टेंट की h की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। साथ में हमने क्या यहाँ पे ऐड काउंट करना है? z स्क्वायर्स। यहाँ पे z स्क्वायर क्या है? z स्क्वायर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है? तो सपोज हमारे पास हीलियम है, H प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? En इज इक्वल टू 1 फॉर हीलियम। तो वैल्यूज़ क्या होगी? -1312 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। ठीक है? तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये मैं अरेज कर देता हूँ। तो हमने दो पोस्टुलेट्स अच्छी तरह से कर लिए हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जब भी हम बोहर मॉडल की बात करेंगे तो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकते हैं, और उन्हीं एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से एनर्जी ना तो लूज़ करेगा ना ही वो गेन करेगा। ठीक है? तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, किस लेवल की कितनी एनर्जी होगी, उसके हमने फॉर्मूले स्टडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो पोस्टुलेट है, इसका थर्ड पोस्टुलेट वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने फिक्स कर दी है। ठीक? तो इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ था? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी लूज़ कर रहा था। तो बोहर ने ये चीज़ ही ख़त्म कर दी। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने आप चेंज ही नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। तो ना वो एनर्जी एक्सेलरेट करने के बाद अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और ना ही वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिरेगा। ठीक है? तो जैसे हमने, ये था थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट है कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज्ड किया है, इसी तरह से हमने जो इलेक्ट्रॉन का एक मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, उसको भी क्वांटाइज्ड करना है, फिक्स करना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। क्लियर? ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो अगर हमने इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो इससे हमें जो है वैल्यूज़ का पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सेकंड में कितना होगा। mvr यहाँ पे क्या है? mvr इज़ द एंगुलर मोमेंटम, h अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, और n क्या है? ऑर्बिट, कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है। अभी हम एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा? mvr इज इक्वल टू 1 इंटू h अपॉन 2 इंटू पाई, दैट इज h अपॉन 2π। तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी? mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2π। इसी तरह से अगर सपोज करिए हमने थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो mvr विल बी इक्वल टू
n कितना है 3 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, तो आ जाएगा 3h/2 पाई। तो इसी तरह से हम किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या है कि जब भी कोई एटम अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? एक फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अभी ये फॉर्मूला समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग सकती है। सपोज़ करिए ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। क्लियर? तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन, बाकी एनर्जी लेवल्स हैं बट फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या करा, हमने बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी हो सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जंप करेगा। ठीक है, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अभी ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये अनस्टेबल होगा। किसी भी चीज़ के पास अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो वो जो स्टेट है उसकी वो अनस्टेबल हो जाती है। हमेशा जिसके पास कम एनर्जी है, जिस सिस्टम के पास या जिस भी चीज़ के पास कम एनर्जी है, वो एंटिटी, वो सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हो गया अनस्टेबल, और वो वापस अपनी जो पहले वाले ऑर्बिट में वहाँ पे जंप कर रहेगा, और जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी एनर्जी बाहर छोड़ देगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे हमने उसको बोला E1 लेवल, और जहाँ पे वो जंप करके गया वो था E2 लेवल। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये कौन सी है जहाँ पे उसके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो E1 क्या होगी? ग्राउंड स्टेट। E2 क्या है? इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब भी हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा E, दैट इज चेंज इन एनर्जी, इक्वल टू E2 माइनस E1, एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारा बोहर मॉडल। तो ये आपके जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो पहली बार में ऑब्वियसली आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, तो इसको रिपीट मोड पे लगा दो, 2-3 बार देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।